गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग मेजर कोर्स 69 बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी का एक और शॉर्ट वीडियो लेकर के आप पहुंचे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 1765 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार, रीजनल एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग 1765 टू 1813। 1765 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार, ईस्ट इंडिया कंपनी का रीजनल एक्सपेंशन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह एक्सपेंड किया, अपनी कंपनी का विस्तार किया 1765 से 1813 तक के समय में, उसको पढ़ना है। तो आइए पढ़ते हैं। 1765 से 1813 तक का काल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में क्षेत्रीय विस्तार का स्वर्णिम दौर था। 1765 से 1813 तक का जो समय था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में रीजनल एक्सपेंशन का गोल्डन एरा था, स्वर्णिम दौर था, गोल्डन पीरियड माना जाता है। 1765 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गोल्डन पीरियड है, क्योंकि उसने अपना क्षेत्रीय विस्तार उस समय बहुत किया। 1765 से 1813 तक का काल माने समय, 1765 से 1813 तक का काल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में क्षेत्रीय विस्तार का स्वर्णिम दौर था, गोल्डन एरा था। इलाहाबाद संधि 1765 से शुरू होकर मराठा शक्ति के पतन तक कंपनी ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का उपयोग कर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। इलाहाबाद संधि जो 1765 में पारित हुआ, उससे शुरू होकर मराठा शक्ति के पतन तक कंपनी ने अपना क्या किया, सेना और कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर का इस्तेमाल कर, उपयोग कर भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। भारत के बहुत बड़े एरिया पर क्या कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया। इलाहाबाद संधि जब पारित हुआ तब से लेकर के और मराठा शक्ति के डिक्लाइन तक, मराठा पावर जब कमज़ोर हो गई देश में, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपनी सेना और कूटनीतिक शक्ति का उपयोग करके भारत के बड़े हिस्से पर क्या जमा लिया, कब्जा कर लिया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद, बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई, उसके बाद इलाहाबाद संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। दीवानी का मतलब होता है कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार, टैक्स वसूलने का राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू, उसको बोला जाता है दीवानी। तो इलाहाबाद संधि जब हो गया पारित बक्सर की लड़ाई के बाद, 1764 के बाद, 1765 में जब इलाहाबाद संधि पारित हो गया तो उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्या मिल गया, दीवानी मिल गया। वहाँ का रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया, वहाँ का जो कर है, टैक्स है, वो वसूलने का राइट्स मिल गया। यह राजस्व संग्रह का अधिकार था, यह राजस्व संग्रह, वही रेवेन्यू कलेक्शन का क्या था, राइट था, जिसने कंपनी को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत किया। पैसा भरपूर आने लगा टैक्स से, कर से, तो जिससे कंपनी आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से भी क्या हुई, मजबूत हुई। कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ, आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ, मजबूत हुआ। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद इलाहाबाद संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली। यह राजस्व संग्रह का अधिकार था जिसने कंपनी को आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत किया। अवध को अधीनस्थ बनाया गया, अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 मैसूर युद्ध लड़े गए 1767 से 1799 तक के बीच में, ठीक है। मैसूर युद्ध, कर्नाटिक वार जिसको कहते हैं, कर्नाटिक वार। हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध 1767 से 1769 में कंपनी को कठिनाई हुई, लेकिन तीसरे और चौथे युद्ध में टीपू की हार हुई। तीसरा युद्ध 1790 से 92 और चौथा 1799 में लड़ा गया, ठीक है। मैसूर वार या कर्नाटिक वार भी इसको कहते हैं, कर्नाटिक वार, ठीक है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। प्रथम युद्ध में कंपनी को कठिनाई हुई, लेकिन तीसरे और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हुई। श्रीरंगपट्टनम पर कब्जे के बाद मैसूर का आधा हिस्सा कंपनी के अधीन आ गया।
श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा जमा लिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उससे मैसूर का 50% भाग, आधा भाग कंपनी के अधीन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के मराठा शासकों को अधीनस्थ बनाया गया। कर्नाटक के नवाब को भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया, अपने अंडर में अधीनस्थ, और तंजौर के जो मराठा रूलर थे, मराठा शासक तंजौर के, उनको भी अपने कंट्रोल में ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। श्रीरंगपट्टनम के कब्जे के बाद मैसूर का आधा हिस्सा कंपनी के अधीन आया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के मराठा शासकों को अधीनस्थ बनाया गया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के जो मराठा रूलर थे उनको अपने अधीनस्थ बना लिया गया। मराठा साम्राज्य कंपनी के लिए बड़ी चुनौती थी। मराठा साम्राज्य कंपनी के लिए बहुत बड़ी क्या थी? चुनौती थी। प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782, सलबाई संधि 1782 के साथ खत्म हुआ। मराठा साम्राज्य कंपनी के लिए ऐसे बड़ी चुनौती थी मराठा एम्पायर, लेकिन पहला मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 में हुआ और सलबाई संधि 1782 के साथ खत्म हुआ, जिससे शांति बनी। लेकिन द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक में लॉर्ड वेलेस्ली ने पुणे, ग्वालियर और नागपुर के मराठा सरदारों को हराया। ठीक है, द्वितीय मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 तक चला, उसमें लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, उसने पुणे, ग्वालियर और नागपुर का जो मराठा सरदार था उसको हरा दिया। बस्सिन संधि जो 1802 में हुआ और अन्य समझौतों ने मराठों को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। जहाँ युद्ध से काम नहीं चलता था वहाँ अंग्रेज़ संधि कर लेते थे, लोकल रूलर के साथ मिल जाते थे, और बाद में फिर उनको अपना कठपुतली बना लेते थे और शासन करते थे, आसानी से अपना क्षेत्र बढ़ाते जाते थे, एक्सपेंशन करते जाते थे। वही लिखा है कि द्वितीय मराठा युद्ध 1803-1805 में लॉर्ड वेलेस्ली ने पुणे, ग्वालियर, नागपुर के मराठा सरदारों को हराया। फिर बस्सिन संधि कर लिया 1802 में, और अन्य और समझौता किया जिसने मराठों को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। बस्सिन संधि 1802 में, सलबाई संधि 1782 में, इलाहाबाद संधि 1765 में। ये सब ट्रीटी सिर्फ इंडिया को क्या किया? कमज़ोर किया। ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत हुआ। इस 1813 तक तीसरे मराठा युद्ध की नींव तैयार हो रही थी। 1795 में कंपनी ने त्रावणकोर और कोचीन को प्रभाव में लिया। 1795 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने त्रावणकोर और कोची को प्रभाव में ले लिया। 1801 में अवध का आधा हिस्सा हड़प लिया गया। 1801 ईस्वी में अवध का आधा हिस्सा हड़प लिया गया, और 1795 में त्रावणकोर और कोची को अपने प्रभाव में लिया गया। कंपनी ने संधियों, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस और सैन्य बल का उपयोग किया। कंपनी ने संधियों, सहायक संधि नीति और सेना का बल, इन सब का उपयोग किया अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली की आक्रामक नीति ने विस्तार को और तेज किया। 1813 तक कंपनी भारत के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों की प्रमुख शक्ति बन गई। 1813 आते आते कंपनी भारत के पूर्वी, ईस्टर्न, साउदर्न और मिडिल सब तरफ एकदम प्रमुख पावर, मेन पावर बन गया। कंपनी पूरा अपना कब्जा कर लिया, पूरा अधिकार जमा लिया उन सब क्षेत्रों में। 1813 तक कंपनी भारत के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों की प्रमुख शक्ति बन गई। मराठा और मैसूर की हार ने उसका विरोध खत्म किया। मराठा और मैसूर की हार ने उसका विरोध खत्म किया। 1765 से 1813 तक कंपनी ने बंगाल से शुरू कर दक्षिण और पश्चिम भारत तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1765 से 1813 तक कंपनी ने बंगाल से शुरू कर दक्षिण और पश्चिम भारत तक अपना प्रभुत्व क्या किया? स्थापित किया। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार का आधार बना। भारत में ब्रिटिश एम्पायर का जो एक्सपेंशन था उसका बेस बना, जो 1858 तक क्या हुआ? पूरा हुआ। तो 1795 में कंपनी ने त्रावणकोर और कोचीन को प्रभाव में लिया। 1801 में अवध का आधा हिस्सा हड़प लिया गया। कंपनी ने संधियों, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस और सैन्य बल का उपयोग किया। वेलेस्ली की आक्रामक नीति ने विस्तार को तेज किया। 1813 तक कंपनी भारत के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों की प्रमुख शक्ति बन गई। मराठा और मैसूर की हार ने
कंपनी का विरोध क्या हो गया, खत्म हो गया। और 1765 से 1813 तक कंपनी ने बंगाल से शुरू किया और दक्षिण और पश्चिम भारत तक अपना डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश एम्पायर के विस्तार का क्या बना, आधार बना, जो 1858 तक क्या हुआ, पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से ये हमने वीडियो को कवर कर लिया, वीडियो पढ़ लिया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।